स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को जो मनाया जाता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या योगदान है और कैसे इवोल्यूशन हुआ है हमारी सिविल सर्विसेज का, फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या यूपीएससी, जो पब्लिक सर्विस कमीशन एक बॉडी है भारत के संविधान में, वो कैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज व अन्य सर्विसेज के लिए नियुक्तियां, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करता है। सो आप सभी का स्वागत है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी है और हम 21 अप्रैल को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं। सो अभी हम अगर बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारत की आज़ादी के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें सिविल सर्विसेज को क्या एनविसेज किया गया है। यहाँ पर सिविल का मतलब जान लीजिए, सिविल का मतलब है दो तरीकों से। ऐसी सर्विस जो नंबर 1 नॉन मिलिट्री कैरेक्टरिस्टिक की है और साथ में सिविल इन नेचर, तो जनता के लिए, पीपल के लिए ये काम करती है। तो ये हो गया सिविल सर्विसेज। परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, कैडर बेस्ड, कैडर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो सिलेक्ट किए जाते हैं। सो कैडर बेस्ड सर्विस है भारत में सिविल सर्विसेज। सरदार पटेल का जो विजन है उसी को देखते हुए इसको एक अमली जामा पहनाया गया है। सो यदि हम बात करें आर्टिकल 309, ये जिक्र करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि लेजिस्लेचर के पास वो पावर है कि वो कैसे नियुक्ति होनी है इसको कंट्रोल कर सकता है। आर्टिकल 310 कहता है कि जितने भी केंद्र सरकार के सिविल सर्वेंट हैं वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंतर्गत काम करते हैं। मतलब वो भारत के गजट में उनका नाम होता है, प्रेसिडेंट ही उनको एक तरीके से भारत सरकार के लिए, स्टेट के लिए कार्य करने के लिए कहते हैं। सो ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 311 ये कहता है कि जो भी नियुक्ति करने वाली एक अथॉरिटी है उससे छोटी अथॉरिटी ना इनको हटा सकती है और इनको हटा नहीं सकती, साथ में इनको 311 के से बहुत बड़ी एक ताकत दी जाती है जिससे इनको डिसमिसल नहीं किया जा सकता जब तक कि जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें इनकी भी बात शामिल किए जाए। मतलब लेट अस सपोज पूजा सिंघल जैसी अधिकारी हैं जो 2 साल से ज्यादा जेल में भी रह के आ चुकी हैं, जेल में रहने के बाद भी अभी आके IT, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की सेक्रेटरी बन गई हैं दोबारा से। सो क्या अन्य सर्विसेज में ऐसा हो सकता था? नहीं। सो अभी पता चलेगा कि उनको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा दोषी, पर अब मजे से अभी भी जॉब में है। तो यही है, डिसमिसल रिमूवल की जो कार्रवाई है 311 में है। ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में 312 में हमारा संविधान डिस्कस करता है। सो देखिए, वैसे हम बात करें कि जब इंग्लिश आए और उन्होंने शुरू में 2 तरीके की सर्विसेज बनाई, कोवेनेंटेड और नॉन कोवेनेंट। अब ये कोवेनेंट नॉन कोवेनेंट क्या है? कोवेनेंट में एक अग्रीमेंट होता था कि भाई आप हमारे साथ ये जॉब करेंगे, हम इतना पैसा देंगे। यहाँ पर नॉन कोवेनेंटेड एक तरीके से नॉन कोई एग्रीमेंट का। सो कोवेनेंटेड जो सर्विसेज थी वो सीनियर लेवल की सर्विसेज थी, उसमें केवल और केवल ब्रिटिश आ सकते थे और ये लीडरशिप की भूमिका में। नॉन कोवेनेंटेड में नीचे के लोग थे, तो इसमें पारसीज थे। पारसीज एक अलग, उनको थोड़ा अंग्रेज जो हैं भारत की मुख्य और जातियों से थोड़ा अलग मानते थे। पारसीज आ सकते थे, इवन पोर्चुगीज जैसे लोग भी यहाँ पर आ सकते थे। भारतीय तो थे ही और इंडियंस थे ही। सो इस तरीके से इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। 1833 में एक कहा जाता है कि भारतीयों को भी क्या करा जाएगा, थोड़ा थोड़ा शामिल किया जाएगा, पर इसका विरोध होता है। और जो, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपको ये ध्यान रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कहते हैं नहीं भाई, हमारे दामाद को लगाइए आप, हमारे चाचा को, हमारे भतीजे को, हमारे जानकार को ही ये सिविल सर्विस में भारत में मौका दीजिए। तो इंडियंस को एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया। अब अंग्रेज लोग इतना ललायत क्यों रहते थे भारत आने में? क्योंकि भारत की जो सर्विस है उनको
प्रमोशन में एक्स्ट्रा चांसेस देती थी। मतलब यहाँ पर किसी ने अगर अपना कुछ टेन्योर कर लिया तो वो जब वापस ब्रिटिश अपनी टेरिटरी में जाता था ब्रिटेन में, तो उसको जल्दी प्रमोशन मिल जाता था। तो फिर यहाँ पर ये बात हुई कि भाई हमें ओपन कंपटीशन चाहिए। भारतीयों ने लगातार इस पे दबाव बनाया। सो 1853 में 1853 के एक्ट के बाद 1854 में मैकॉले कमेटी का गठन हुआ। मैकॉले कमेटी ने कहा कि भाई 1855 से यहां पर ओपन कंपटीशन एग्जाम हो रहा है। ओपन कंपटीशन आ गया 1855 से। शुरू में जितनी भी ये जॉब होती थी उनके लिए जाना पड़ता था इंग्लैंड देने। सो फर्स्ट एग्जामिनेशन हेल्ड इन 1855 एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ मैकॉले कमेटी। तो चार्टर 1853 था, इसमें काफी सारी सिविल सर्विसेज से भी जानकारियां दी गई थी। सो मैकॉले कमेटी को क्या कहा, ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें बहुत सारी स्टडी ग्रुप्स, बोर्ड्स, कमीशंस, कमिटीज की रिपोर्ट आई। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि मैकॉले रिपोर्ट के अनुसार ही हमें आगे चलना होगा। और डिटेल एग्जाम किस तरीके से होगा, इंग्लैंड में करा गया। हेलीबेरी कॉलेज क्लोज कर दिया गया। सबसे पहले एक हेलीबेरी कॉलेज खोला गया था जिसमें ट्रेनिंग होती थी, और उस 900 के आसपास, और उसको फिर बाद तक बंद कर दिया गया। 800, माफ करिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग एडेड। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग जो है कि जहां भी आप जा रहे हैं वहां पर कुछ समय आपको बिताना होगा ट्रेनिंग का ही पार्ट, जैसे आज भी सैंडविच कोर्स हम बोलते हैं, वो ऐड किया गया था। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल है, और आप यहाँ पर अभी, क्योंकि यहाँ पर सेल्स का मौका है, आप ले सकते हैं एडमिशन मैक्सिमम डिस्काउंट पे। और ये जो बैच है हमारा 29 तक आपके लिए खुला है, एडमिशन सुनिश्चित करा लें। 12,999 मात्र में आपका एडमिशन हो जाएगा। SC लाइव कोड का यूज करें तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। याद रहे 22 अप्रैल तक ही की ये डिस्काउंट आपको मिल पाएगा। अब देखें, हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की। तो आपकी अगर हम बात करें कि मैकॉले कमेटी जैसी कमिटीज आई, एचिसन कमेटी आई, ली कमीशन आया 1923 में। सो ये जितने भी कमीशंस आए आजादी से पहले, इनका एक उद्देश्य था कि धीरे धीरे इंडियनाइजेशन होना। इंडियनाइजेशन का क्या मतलब है? इंडियनाइजेशन का मतलब है कि इंडियन ओरिजिन के जो इंडियन हैं उनको सिविल सर्विसेज में भूमिका दी जाए। और 1935 के बाद आते आते स्थिति ऐसी बन गई थी कि 50-50 रेशियो हो गया था, जो आपके ICS में इंग्लिश और भारतीय लोगों की, इंडियंस की, नेटिव इंडियंस की और इंग्लिश की भागीदारी थी। अब जितने भी आंदोलन हुए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट का एक फ्रंट आर्म जिसे हम बोल सकते हैं, वो है गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी का फ्रंट आर्म है। तो जितने भी आंदोलन हो रहे थे, चाहे वो गांधी जी के नेतृत्व में हो या फिर पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हो, ये सारे ही सारे यहाँ पर इंडियंस जो थे, ICS ऑफिसर या IP, इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर भी इसमें भूमिका निभाते थे। तो यहाँ पर जब भारत देश की आजादी हो रही थी तो ये प्रश्न किया गया कि ये जो लोग हैं, जो खुद एक तरीके से अपराधी हैं, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, लोगों पे गोलियां चलवा रहे थे, मार रहे थे और हमें ही लूट रहे थे, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस की तरह काम कर रहे थे, और क्यों इनको कंटिन्यू करा जाए? हमें तो इन ऐसे लुटेरियों को क्या जरूरत है? पर यहाँ पर एक चीज देखने की जरूरत है। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनका बचाव किया। उन्होंने कहा 1950 में जब संविधान बन रहा था कि मैंने इनके साथ काम करते हुए पिछले कुछ वर्षों में महसूस किया है कि अंग्रेजों की ये नौकरी करते थे और उसके लिए इनकी मजबूरी थी, परंतु इनकी देशभक्ति के प्रति बिल्कुल भी हमें डाउट नहीं रखना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना है कि ये लोगों ने, चाहे वो पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हों या देश में हो रहे दंगे हों या देश में हर जगह पर चल रहे डिसइंटीग्रेशन के आंदोलन हों, उनको काबू करने में, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सो मैं तो ये रिकमेंड करता हूं कि ये ICS सर्विसेज को
IAS सर्विसेज में और IP सर्विसेज को IPS के रूप में तब्दील कर दीजिए। तो इस तरीके से आपकी जो भारत में जो अंग्रेजों की व्यवस्था थी उसको भारतीय व्यवस्था में बिना किसी बहुत ज्यादा चैलेंज के कन्वर्ट कर दिया गया। याद रहे कि जो अंग्रेजों की इंग्लिश ब्यूरोक्रेसी थी और इंडियन ब्यूरोक्रेसी में एक अंतर है। देखिए यहां पर एक अंग्रेजों ने पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश करी थी। पुलिस स्टेट क्या होती है? पुलिस स्टेट का मतलब है दो चीजों पे, एक तो लॉ एंड ऑर्डर को केवल दुरुस्त रखना स्टेट का काम है, और वो भी इसलिए दुरुस्त रखना काम है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसको रेवेन्यू अट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर कोई कल्याणकारी वेलफेयरिज्म की कोई पॉलिसी देखने को नहीं मिलती है। परंतु पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर जो वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन को अपनाया गया, जो सोशियो इकोनॉमिक चेंज लाने का प्रयास किया, सोशियो इकोनॉमिक चेंज, जैसे रिजर्वेशन को किसने लगाया? ग्राउंड पर रिजर्वेशन हो गया, या फिर आपकी मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, या आपकी PDS जैसी योजनाएं हैं, या आजादी के बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस हो गया। ये सब लगाने का काम हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन सिविल सर्विसेज ने किया है। साथ में इंडियन सिविल सर्विसेज का भी इवोल्यूशन हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस। कैसे हुआ है? देखिए अगर हम 1950s की ब्यूरोक्रेसी की बात करें, जो भारत में किन घरानों के लोग आते थे, नटवर सिंह जैसे, जो नटवर सिंह जी एक भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स आते थे जो कि बड़े बड़े संभ्रांत परिवारों से थे। 1970s तक जो जर्नल कास्ट थी उसका ही बोलबाला था सिविल सर्विसेज में। फिर इसका भी डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, इसमें रिजर्वेशंस का प्रोविजन, साथ में इलीट सेक्शन के अलावा जो लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास या मिडिल क्लास का जो ओवरवेलमिंगली अब रिप्रेजेंटेशन है, वो एक इवोल्यूशन को दिखाता है सिविल सर्विसेज में। साथ में छोटे शहरों के लोगों का आना, इसके अलावा केवल और केवल कुछ यूनिवर्सिटीज ही नहीं, IIT, IIM और इवन जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके भी छात्र छात्राओं का इसमें सम्मिलित होना। और सबसे बड़ी बात, जैसे 2023 के जो रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं उसमें 34% महिलाएं हैं, विमेन कैंडिडेट हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इवोल्यूशन है पब्लिक सर्विस का भारत में। अभी पब्लिक सर्विसेज करप्शन या मिसमैनेजमेंट या अपैथी के दौर से गुजर रही है और हमेशा ही इस पे प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं। आगे भी जैसे जैसे देश का इवोल्यूशन होगा, यहाँ पर भी इवोल्यूशन होगा। चाहे भारत में रिसेंट समय में आई हुई मिशन कर्मयोगी जैसी योजनाएं हो, या फिर स्पेशलाइजेशन और लेटरल एंट्री जैसी योजनाएं हो, लगातार भारत की सिविल सर्विसेज का इवोल्यूशन हो रहा है। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।